हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का जो दिया गया है मिड टर्म एग्जामिनेशन का अभ्यास प्रश्न पत्र, सब्जेक्ट है हिंदी, उसको सोल्व करने वाले हैं। 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है और अधिकतम अंक इसके 60 होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपठित बोध एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़ते हैं और उसके बाद में उनके आंसर्स को करते हैं। एक पेड़ पर एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। एक पेड़ एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता, उसके फल खाता, उसके साथ खेलता और जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का और पेड़ दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वह लड़का पेड़ के पास आया। उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट कर उनसे घर बना सकते हो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया और बस तना बच गया। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दो मतलब बता रहे हैं कि एक पेड़ और एक बच्चे की यहाँ पर कहानी है। उसके बाद देखो क्या कहा गया, पेड़ किसको प्रेम करता था? तो पेड़ लड़के को प्रेम करता था। थकने के बाद लड़का क्या करता था? पेड़ पर चढ़ता था, पेड़ को कटता था, पेड़ के नीचे सोता था या डालियों पर झूलता था। तो पेड़ पर क्या था, यहाँ देखो लिखा गया है, इसमें से हमें सारे आंसर यहीं से मिल जाएंगे। क्या कहा जा रहा है, जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता था। तो पेड़ के नीचे वो क्या करता था? सो जाता था। कई साल बाद लड़का पेड़ के पास क्यों आया? तो कई साल बाद देखो यहीं से लेते हैं। कई साल बाद लड़का पेड़ के पास आया। उसने कहा कि मेरी शादी होने वाली है। तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, पेड़ की सलाह पर युवक ने क्या किया? पेड़ की सलाह पर युवक ने पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया, बस तना बच गया। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। देखो आपको अलग से कहीं से ही नहीं लिखना, पैराग्राफ में से आंसर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे एक काव्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर आंसर करने हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नम्हे छटा अनूठी घनघोर छा रही है, चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने पर भी बह रहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती मालिने अब, तालों के जीव चरती है प्रसन्न होते फिरते, लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोले। तो देखो क्या है, काव्यांश में वर्षा का सब पर क्या प्रभाव हो रहा है? तो देखो क्या है, काव्यांश के अनुसार वर्षा का सब पर क्या प्रभाव हो रहा है? तो वर्षा के कारण सब क्या है? प्रसन्न हो रहे हैं। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, जलचर का अर्थ होता है, जलचर का अर्थ होता है पानी में रहने वाले जीव जंतु। घ आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार मालिनी कहाँ गीत गाती है? तो बागों में। इसका आंसर क्या होगा? बागों में। हमें पैराग्राफ में ही सारे जो पद्यांश दिया है उसी में इसके आंसर मिल जाएंगे। वर्षा के समय कौन कौन सी घटनाएं होती है? कोई 2 घटनाएं बताए। तो देखो इसी में से लिख देना है हमको, कहीं अलग से आंसर नहीं याद करना है। नम्हे घटा अनूठी घनघोरी छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने बह रहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां बाग, बस इतना। इनमें से कोई भी 2 लाइनें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे व्याकरण दिया गया है। दांत खट्टे करने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दांत खट्टे करना मतलब कि गुस्सा होना, इसका अर्थ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दुश्मनी। ठीक है, उसकी दुश्मनी होना या दुश्मनी करना हो जाएगा इसका आंसर। सौभाग्य शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। तो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और भाग्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। प्रगतिशील शब्द में प्रत्यय बताइए। तो शील यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा इसी अलग अलग बता रही हूँ, यही 1-2 क्वेश्चन है, उसके बाद सारे आंसर्स आपको अच्छे लिखे हुए मिल जाएंगे। सम्राट महिला की तरह वे प्रतीत होती है, वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। सम्राट महिला की तरह वे प्रतीत होती है। तो सम्राट यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यह मुरली बड़ी अच्छी बज रही है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए कि क्रिया का भेद क्या है यहाँ पर। अभी इस आंसर को भी हम करेंगे कि इसके अंदर कौन सी क्रिया का भेद है। पहले बाकी क्वेश्चंस करते हैं। बुढ़ापा शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? तो बुढ़ापा शब्द का संज्ञा भेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो क्या है, बुढ़ापा शब्द का संज्ञा भेद। बुढ़ा, हमें संज्ञा के भेद बताने, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। सिंधु शब्द का पर्यायवाची, सिंधु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सागर। नृत्यांगना शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा नर्तक। ठीक है, उसके बाद मित्र शब्द का विलोम हो जाएगा शत्रु। देखो बहुत ही आसान है। और दिन का तस्मम, तस्मम मतलब कि सेम शब्द मीनिंग होना चाहिए, जिसका दिवस, तो दिवस हो जाएगा। तो इस तरह से मैचिंग करनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, खंड ग है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड प्रश्न है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा भाव थे। माँ और दादी, मौसी, नानी, मामी की गोदी की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता
लगता था, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान था, ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलकार लगाना, हंसते जाना, उनकी यह भावभगी, इनका यह उल्लास गायब कहाँ हो जाता है मैदान में जाकर। तो एक पैराग्राफ दिया है, अब इसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखो, गद्यांश के अनुसार कौन सी बड़ी शांत और अपने में खोई रहती है? तो कौन रहती है अपने में खोई? देखो क्या है यहाँ पर, क्या कहा गया, गंभीर, शांत और अपने में खोई कौन लगती थी? नदियाँ। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे? आदर और श्रद्धा के भाव। तो यहाँ पे ग आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी गोदी में किसकी गोद की तरह नदी में डुबकियां लगाता था? किसकी गोद की तरह नदी में डुबकियां लगाता था? देखो, माँ की तरह, यहाँ पे लिखा गया माँ की तरह वो क्या करता था? नदी की गोद में डुबकियां लगाता था। गद्यांश के अनुसार लेखक ने हिमालय पर चढ़कर क्यों हैरान हो गया कि नदियों को दुबली पतली देखकर लेखक क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। अब यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न जिनके उत्तर हमें देने हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो पहले तीनों प्रश्न को साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। देखो क्या है प्रश्न नंबर 5, पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी होती थी? तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर, पापा खो गए पाठ में सबसे बुद्धिमान पात्र मुझे लाल ताऊ लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी समझदारी से सभी बच्चों को संभाला और कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत दिखाई। यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने बार बार प्रयास किया, खुद को पेड़ पर चढ़ी और अलग अलग तरीके से अपने आप को अपनी सहेलियों की मदद की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बच्चे भाग कर जो खिलौने वाले के पास में आते थे, भाग कर, और क्या करते थे? बहुत खुश होते थे बच्चे। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है कि बच्चे बहुत खुश होते थे और भाग कर आते थे कि खिलौने लेने के लिए। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में किन्हीं 2 के उत्तर देने 30 से 40 शब्दों में। मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिससे सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे? क्या कारण था कि सभी पात्र मिलकर लड़की को उसके घर पहुंचा नहीं पा रहे थे? पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ किस प्रकार के शेष पात्रों से भिन्न था? इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं आंसर। मिठाई वाले में सादगी, मधुर व्यवहार, धैर्य, ईमानदारी जैसे गुण थे। यही कारण था कि सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे मिठाई खरीदने के लिए। सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनको उनका एड्रेस जो था पता नहीं मालूम था। लड़की छोटी थी, वह नहीं जानकर, उसको नहीं पता था कि उसका घर का कहाँ पे है, ना ही उसे एड्रेस पता था। इसीलिए जो थे सभी लोग मिलकर उसे पहचान नहीं पा रहे थे। देखो, पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ किस प्रकार शेष पात्रों से भिन्न थे? क्योंकि वो बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से मिलकर हम इसको, जो लड़की है, इसको घर पे पहुंचा सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पद्यांश दिया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे थे तरु की फुगनी कर के फूल। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाए, लाख किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। काव्यांश के अनुसार पक्षी किस प्रकार के बंधन में बंधे हुए थे? पक्षी जो थे सोने के पिंजरे में बंधे हुए थे। काव्यांश के अनुसार पक्षी के उड़ान में क्या कहा जा रहा है कि सपनों में क्या देखा? काव्यांश के अनुसार पक्षी उड़ान को सपनों में क्यों देख रहे थे? क्योंकि पक्षी क्या थे? परतंत्र थे। परतंत्र मतलब कि कैद थे। काव्यांश के अनुसार पक्षी की क्या इच्छा थी? पक्षी की इच्छा थी उड़ने की। काव्यांश के अनुसार तारों की तुलना किससे की गई है? अनार के दानों से। अनार के दानों से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 देखिए। कठपुतली अपने पांवों पर क्यों नहीं खड़ी हो पा रही थी? क्योंकि वो धागों से बंधी हुई थी। कठपुतली को क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो आज़ाद होना चाह रही थी और धागों में फंसी हुई थी, आज़ाद नहीं हो पा रही थी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसे क्रोध आया। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी आज़ाद होना चाहते हैं, इसीलिए वो पिंजरों में नहीं रहना चाहते। उड़ना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं, इसीलिए वो जो पिंजरे हैं उनमें नहीं रहना चाहते। देखो क्या है, कठपुतली अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती, उसकी डोर हमेशा किसी और के हाथ में रहती है। और दूसरे, पक्षी पिंजरे से में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें खुला आकाश और स्वतंत्रता प्रिय है। मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर थे, एक का मैंने आपको बता दिया सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
सेकंड में कठपुतली क्रोध में क्यों थी? क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा, उसे किसी और ने बांध रखा था और उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था, इसीलिए जो कठपुतली थी वो गुस्से में थी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, रहीम ने सच्चे मित्र की क्या कसौटी बताई है? जो कभी भी साथ ना छोड़े, गलती हो तो उसे बताए कि गलत है और सही होने पर उसके साथ रहे, तो यही सच्चे मित्र की विशेषता बताइए। आपके विचार में पक्षी पालना उचित है या नहीं? तो पक्षी पालना उचित नहीं है, क्योंकि देखो पक्षियों को आज़ाद रहने दो, उड़ने दो। हर कोई कैद रहकर खुश नहीं रह सकता ना, हम अपनी खुशी के लिए किसी को कैद नहीं रख सकते हैं। शाम एक किसान पाठ में किसान को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? देखो रहीम ने सच्चे मित्र की कसौटी यह बताई कि सच्चा मित्र वही है जो दुख सुख में साथ दे और स्वार्थ की भावना जिसमें ना दिखाई दे, ठीक है। और सेकंड का मैंने आपको बता दिया था कि आपके पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है, किसी को भी कैद पसंद नहीं है। हम अपनी खुशी के लिए किसी को कैद नहीं रख सकते। शाम एक किसान पाठ में किसान को श्रमशील, सीधा साधा, संघर्ष और संतोषी जीवन जीने वाला व्यक्ति दिखाया गया है। अब आता है खंड गै, जिसके अंदर रचनात्मक लेखन है। 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो देखो क्या है, अपने विद्यालय में चल रही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखे कि खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेना है। इसके अथवा में है गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई का पत्र लिखना है। तो आइए दोनों ही देखते हैं। तो देखो किस तरह से लिखेंगे। पहले सेवा में हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में, देखो यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर उसके बाद आपका स्कूल का नाम आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मान्यवर लिख दीजिए या महोदय लिख दीजिए, मान्यवर या महोदय, ठीक है, ये लिखना होता है महोदय, ठीक है। उसके बाद सविनय निवेदन है कि, देखो सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। मैं कक्षा 7 या कक्षा 7 का छात्रा हूँ, जो भी आपका नाम है, इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। खेलों में मेरी विशेष रुचि है, मैं पूर्व में पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हूँ। कृपया मेरा इसमें भाग लेने की मुझे अनुमति प्रदान करें। तो अनुमति लेनी है, आपको पार्टिसिपेट करना है और उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम लिखना है और उसके बाद में महोदय ज़रूर लिखना है। वही लिखोगे कि देखो खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, आप इस क्लास के छात्र हो, आपका नाम ये है और आप इसमें भाग लेना चाहते हैं और आप उसको अनुमति प्रदान करें, धन्यवाद। उसके बाद में आपका नाम, नीचे आपका नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम और कक्षा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे विद्यालय की गीत गायन प्रतियोगिता में, यहाँ छोटा भाई है, देखो मित्र नहीं आएगा, छोटे भाई आ जाएगा, ठीक है, छोटे भाई या प्रिय भाई आ जाएगा, ठीक है, प्रिय भाई। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे विद्यालय की गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। तुम्हारी सफलता पे मुझे गर्व है। आशा है कि तुम भविष्य में इसी प्रकार की सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहोगे। तुम्हारा बड़ा भाई, और कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सभी क्लासेस के मिल जाएंगे, आप वहां से तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद लिखना है। दशहरा, परिश्रम का महत्व, योग दिवस। तो मैं एक शॉर्ट हिंट इन तीनों का ही दे दूंगी, आप अच्छे से तैयारी करिएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दशहरा पे हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। भारत त्योहारों का देश है। दशहरा एक प्रमुख पर्व है जो बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। लोग रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण को पुतले के रूप में जलाकर आज भी इस त्योहार को मनाते हैं। मेले, झांकियों का आयोजन किया जाता है। दशहरा हमें सिखाता है चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। उसके बाद सेकंड था योग दिवस। योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन हमें स्वास्थ्य और मानसिक शांति की ओर प्रेरित करता है। योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहता है, मन एकाग्र होता है। विद्यालय, पार्कों और संस्थानों में सामूहिक योगाभ्यास होता है। योग हमारी प्राचीन धरोहर है। हम इसे अपनाकर अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था परिश्रम का महत्व। तो परिश्रम का महत्व देखिए, परिश्रम जीवन की सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। बिना मेहनत के कोई भी काम संभव नहीं है। छात्र यदि नियमित पढ़ाई करे, अभ्यास करे तो अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है, कठिनाइयां दूर होती है। इसीलिए हमें सदैव ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करना चाहिए। तो इसी तरीके का पैटर्न तो एग्जैक्ट आने वाला है, क्वेश्चन सेम नहीं होने वाले, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लाइए। सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।